रात के इस पहर वो प्यारा सा मासूम बकरी का बच्चा बुरी तरह से आवाजें निकाल रहा था, जिस वजह से मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी और खौफ की कैफियत थी। मैं सोचने लगी, न जाने से क्या तकलीफ है, शायद वो भूखा है या किसी चीज से डर गया है। मैंने 1-2 बार उठने की कोशिश की, लेकिन फिर अम्मा का ख्याल आया। मुझे डर लग रहा था कि अगर अम्मा की नींद इस आवाज से टूट गई तो वो मुझे बहुत डांटेंगी और कहेंगी कि ये कौन सी मुसीबत घर लाई है जिसने हमारी रातों की नींदें तक हराम कर दी हैं। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। चांद की मध्यम रोशनी में मैंने बकरी के बच्चे को देखा, जो एक कोने में बैठा हुआ था और मुसलसल मिमिया रहा था। उसके आसपास कुछ हरकत महसूस हुई, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाकर देखूं तो क्या बेहतर होगा। मैंने अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से कमरे की दरवाजे की तरफ बढ़ाया। दरवाज़ा खोलते वक्त मैंने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज़ ना हो। रात की खामोशी में हर छोटी सी आवाज़ भी बहुत बुलंद मालूम होती थी। कमरे से बाहर निकलते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बकरी के बच्चे के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि वो किसी चीज से डरकर सिमट गया था। करीब जाकर मैंने महसूस किया कि सहन के कोने में कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। मैंने अपनी आंखों को थोड़ा और जोर से खोला ताकि अंधेरे में कुछ साफ दिखाई दे, लेकिन अभी कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई और मैंने सोचा कि मुझे वापस पलट जाना चाहिए या इस राज को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी रात के इस पहर हर चीज से खौफ खा रही थी। मैंने आहिस्तगी से एक चादर उठाई और बकरी के बच्चे के ऊपर डाल दी ताकि उसे सर्दी न लगे। मेरी चादर डालते ही उसने एक गहरी निगाह मुझ पर डाली, जैसे वो मेरा शुक्रिया अदा करना चाह रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन जुबान से कुछ कह ना पा रहा हो। मुझे उसकी निगाहों में एक गहरी मोहब्बत और एहसानमंदी महसूस हुई, जैसे वो मेरी मौजूदगी को समझ रहा है। मैंने उसे प्यार से थपथपाया और उसके नर्म जिस्म पर हाथ फेरते हुए महसूस किया कि वो थोड़ा सा पुरसकून हो रहा है। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई। मुझे ऐसे लगा जैसे हम दोनों के दरमियान एक नादीदा रिश्ता बन गया हो, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ समझा जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। ये लम्हा मेरे लिए बहुत खास था। बकरी के बच्चे की मासूमियत और बेबसी ने मेरे दिल को पिघला दिया था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सोचा कि क्या वो वाकई मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा है, क्या उसे मेरी तरह की सोचें आती हैं। इन सवालात ने मेरे जहन में हलचल मचा दी। मैं कुछ देर और वहां बैठी रही, उसके साथ उसके नन्हे दिल को तसल्ली देते हुए। जब मैंने उठने की कोशिश की तो बकरी के बच्चे ने एक हल्की सी आवाज में मिमियाना शुरू कर दिया, जैसे वो मुझे अपने पास रोकना चाह रहा हो। मैंने एक बार फिर उसे प्यार से थपथपाया और यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं यहाँ ही हूँ, कहीं नहीं जा रही। लेकिन अब मुझे सहन के उस कोने की तरफ भी देखना था जहाँ से अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद वो उस ठिठुरती सर्दी में उस अंधेरे से खौफजदा हो रहा है। मैंने जल्दी से एक दिया उठाया और उसके करीब ही जला दिया। दिया जलाते ही उसके इर्द गिर्द की तारीकी कुछ कम हो गई और एक नर्म रोशनी ने माहौल को थोड़ा सा गर्म कर दिया। बकरी के बच्चे की आंखों में थोड़ा सा सुकून नजर आया, जैसे वो इस रोशनी में अपने आप को महफूज महसूस कर रहा हो। मेरे दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा पैदा हुआ। मैंने दिए के करीब बैठकर उसे एक बार फिर प्यार से थपथपाया और उसके कानों में सरगोशी की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मुझे देखा, जैसे वो मेरी बात को समझ रहा हो और मेरे अल्फाज उसके दिल को तसल्ली दे रही हों। मैंने कुछ देर और उसके पास बैठने रहने का फैसला किया ताकि वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो जाए। इस दौरान मैंने महसूस किया कि रात की खामोशी में हम दोनों के दरमियान एक अनकही बातें हो रही हैं। मेरी मौजूदगी और दिए की रोशनी ने उसे वो एतमाद दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो अब पुरसकून है, मैं आहिस्तगी से उठी और वापस अपने बिस्तर की तरफ चल दी।
بستر میں لیٹتے ہی میرے ذہن میں وہی بکری کا بچہ اور اس کی معصومیت گردش کرنے لگی۔ میں مسلسل اس کے بارے میں سوچنے لگی، اس کے خوف اور اس کی بے بسی کے بارے میں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے آج رات کچھ خاص کیا ہو، کسی کی مدد کی ہو جس کی واقعی ضرورت تھی۔ میرے دل میں ایک سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ کل صبح جلدی اٹھ کر اسے دوبارہ دیکھوں گی اور یقین دلاؤں گی کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ میرا نام ہنا ہے اور میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی ہوں اور میری عمر 20 سال ہے۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے آگے پڑھائی کا مطالبہ کیا، لیکن ہماری زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا جب میرے والد اچانک انتقال کر گئے۔ والد شام کے وقت دکان پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں معمول کے مطابق دن بھر کی تھکن تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح مضبوط نظر آ رہے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، چہرے پر درد کی لکیریں نمایاں ہونے لگیں اور ان کا سانس پھولنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے جسم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وقار، جو دکان پر والد کا ہار پٹاتا تھا، فوراً آیا اور اس نے فوراً ہمیں اطلاع دی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ باجی، ابو کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی آئیں۔ میں نے اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کو جلدی سے اکٹھا کیا اور ہم سب تیزی سے دکان کی طرف بھاگے۔ ہم نے والد کو رکشے میں بٹھایا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں والد کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ ہم سب دعائیں کر رہے تھے، اللہ سے مدد کی التجا کر رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے لیا۔ ہم سب باہر انتظار کر رہے تھے، دلوں میں خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر افسوس کا اظہار تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، ہم نے پوری کوشش کی مگر انہیں بچا نہیں سکے۔ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری ماں چیخ اٹھی اور ہم سب غم سے نڈھال ہو گئے۔ والد کی موت ہمارے لیے ایک بڑے صحنے سے کم نہیں تھی۔ ان کے بغیر ہماری زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہمارے خاندان کا سہارا تھے اور ان کے جانے کے بعد ہم مکمل طور پر بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ اس حادثے نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم نے اپنے سب سے بڑے محافظ کو کھو دیا تھا اور ہمارے دلوں میں ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔ ہسپتال سے گھر تک کا سفر ہماری زندگی کا سب سے دردناک سفر تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غم کی شدت ہمیں اندر سے کمزور کر رہی تھی۔ والد کی موت نے ہماری زندگی یکسر تبدیل کر دی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور ہمارے دلوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے ہمیشہ اپنے والد کو ہمارا محافظ، ہمارے گھر کی مضبوط دیوار کی طرح دیکھا تھا۔ ان کے جانے سے ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ایک بہت بڑی حفاظت سے محروم ہو گئے ہیں۔ میرے والد کی دکان بھی ان کے مرنے کے ساتھ ہی بند ہو گئی۔ اس دکان سے نہ صرف ہمارا روزگار جڑا تھا، بلکہ یہ دکان میرے والد کی محنت اور محبت کا ثمر تھی۔ والد کے جانے کے بعد دکان کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، جیسے اس کے ساتھ ہماری تمام امیدیں اور خواب بھی بند ہو گئی ہوں۔ دکان پر ایک لڑکا کام کرتا تھا جس کا نام وقار تھا۔ وہ ہمارے خاندان کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد وقار نے کچھ دن تک تو دکان چلانے کی کوشش کی، مگر وہ جانتا تھا کہ اب یہ دکان ویسی نہیں چلے گی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ دکان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور گاہکوں کی کمی بھی واضح تھی۔ اس نے مجھے ایک دن بتایا، باجی مجھے شہر جانا ہوگا، یہاں میری کوئی گزر بسر نہیں ہو سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی۔ وقار کے جانے کے بعد دکان بالکل ویران ہو گئی۔ میں جس روز اس دکان کے سامنے سے گزرتی تو دل میں درد کی لہر اٹھتی۔ یہ دکان ہمارے خاندان کی پہچان تھی اور اب یہ ایک سنسان عمارت بن کر رہ گئی تھی۔ والد کے ساتھ ہی ہمارے سارے خواب اور امیدیں بھی جیسے دفن ہو گئے تھے۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی اور وہ ہر روز دکان کے بند دروازے کو دیکھ کر مغموم ہو جاتی تھی۔ وہ دکان جہاں کبھی ہنسی کی گونج سنائی دیتی تھی، اب خاموشی کی گواہ بن گئی تھی۔ والد کے بغیر ہماری زندگی ایک کھنڈر بن چکی تھی، جس میں صرف درد اور مایوسی کا پسیرا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ والد کس طرح صبح سویرے دکان کھولنے جاتے تھے اور شام دیر تک محنت کرتے تھے۔ وہ دکان ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھی
और उसके बंद होने का मतलब था कि हमारी जिंदगी में खुशी के दिनों का भी खात्मा हो गया है। मेरी छोटी बहनें भी इस तब्दीली को महसूस कर रही थी। वो खेलने कूदने की उम्र में थी, मगर उनकी आंखों में भी एक तरह की वीरानी थी। हम सब ने मिलकर एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश की, मगर दिलों में एक खलासा महसूस होता था जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता था। हमारी जिंदगी अब एक मुसलसल जदोजहद बन चुकी थी, जिसमें हर दिन एक नई इम्तिहान का सामना करना पड़ता था। मेरे वालिद की दुकान के बंद होने के साथ ही हमारे दिलों में भी उम्मीद की आखिरी किरण मद्धम हो गई थी। मेरी माँ ने अपने आप को बहुत मजबूत जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी आंखों में छुपे आंसू और दिल की गहराई में मौजूद गम को महसूस कर सकती थी। हम सब बहनें भी अंदर से बहुत टूट चुकी थी, लेकिन एक दूसरे के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। इस वाक़े ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैंने अपने ख्वाबों को थोड़ी देर के लिए परे रख दिया और ख़ानदान की जिम्मेदारियों को संभालने का फैसला किया। मैं जानती थी कि मुझे अब अपनी बहनों और माँ के लिए वो दीवार बनना है जो हमें सहारा दे सके। मेरे दिल में एक अज़म पैदा हुआ कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि हमारा ख़ानदान इस मुश्किल वक्त से निकल सके। इसी अज़म के साथ मैंने घर के छोटे मोटे कामों से लेकर कुछ और काम भी करने की कोशिश शुरू की। अगरचे ये आसान नहीं था, लेकिन हर दिन मैं अपने वालिद की यादों और अपनी बहनों की मोहब्बत में एक नया हौसला पाल लेती थी। हमारी जिंदगी में एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी, जहाँ मुश्किलात भी थीं और एक उम्मीद की किरण भी। वालिद के फौत होने के कुछ हफ्ते बाद ही मैंने फैसला कर लिया कि मुझे घर से बाहर कदम निकालना होगा। वालिद की वफ़ात के बाद हमारा सारा ख़ानदान टूटकर बिखर गया था। हर तरफ अंधेरा और मायूसी का आलम था। मेरे वालिद के साथ जायदाद के मामलात पर सभी की रंजिशें थीं, इसलिए ख़ानदान का कोई भी फ़र्द हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। हमारे लिए ज़िंदगी का हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता था। मेरे वालिद की दुकान हमारे ख़ानदान की तारीख और जदोजहद की गवाह थी। ये दुकान मेरे दादा के हिस्से से मिली थी, जो उन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से बनाई थी। लेकिन वालिद के फौत होने के बाद दुकान पर हमारी मलकियत के साथ साथ ख़ानदान की पुरानी रंजिशें भी सामने आई। मेरे चचा, जो मेरे वालिद के छोटे भाई थे, ये चाहते थे कि दुकान की आधी कमाई उन्हें दी जाए। उनका कहना था कि ये दुकान दादा की मलकियत थी और उनका भी इस पर हक था। हालांकि चचा ने अपने हिस्से की दुकान को बेचकर पैसे खर्च कर दिए थे और अब भी इस दुकान से कुछ हासिल करना चाहते थे। मेरे वालिद की ज़िंदगी में भी ये मसला चलता रहा, लेकिन वालिद ने हमेशा कोशिश की कि मामलात को सुलझा लिया जाए। वो चचा को नाराज़ नहीं करना चाहते थे और हमेशा उन्हें एहतराम दिया। मगर वालिद की वफ़ात के बाद चचा का रवैया बिल्कुल बदल गया। उन्होंने हम पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि हम दुकान की आधी कमाई उन्हें दें। मेरी माँ इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मजबूत रहने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने चचा को समझाने की कोशिश की कि दुकान की कमाई से हम बमुश्किल अपने घर का खर्च पूरा कर पाते हैं, लेकिन चचा अपनी जिद पर कायम थे। उनकी ये सारी हरकतें हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रही थी। मैंने भी चचा से बात की और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने अपने हिस्से की दुकान बेचकर पैसे खर्च कर दिए हैं और अब हमारा हक है कि हम इस दुकान की कमाई से अपना गुजारा करें। मगर चचा नहीं माने। उनके दिल में सिर्फ अपनी गर्ज थी और वो किसी भी तरह अपने हक को हासिल करना चाहते थे। ये तनाज़ा हमारे लिए एक नया दर्द सर बन चुका था। दुकान के बंद होने के बाद हमारी माली मुश्किलात पहले ही बहुत बढ़ चुकी थी और चचा की जानिब से उस दबाव ने हमें मज़ीद कमज़ोर कर दिया। हमने कानूनी रास्ते पर जाने का सोचा, मगर हमारी माली हालत ऐसी नहीं थी कि हम किसी वकील की खिदमत हासिल कर सकें। ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह था जो अचानक बिखर गया था। वालिद के जाने के बाद हम एक ऐसे दरिया में बह रहे थे जिसका कोई किनारा नहीं था। हमें हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी पड़ती थी और हर लम्हा एक नए इम्तिहान का सामना करना पड़ता था। हमारे घर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। हम सब ने मिलकर इस मुश्किल वक्त को बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर चचा की ये हरकतें हमें अंदर से तोड़ रही थीं। मेरे वालिद के ख्वाब, उनकी मेहनत और हमारी उम्मीदें, सब कुछ इन रंजिशों की नज़र हो रहा था। मेरी माँ की आंखें हर वक्त रोती रहती थीं और मेरी छोटी बहनें खौफ और परेशानी के आलम में जी रही थी। घर के दरो दीवार पर मायूसी की छाप नुमाया थी। हर रोज़ का गुजरना एक नए इम्तिहान से कम नहीं था। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि कल क्या होगा, खाना कहाँ से आएगा या हम कैसे जिंदा रहेंगे। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, हमें कुछ करना होगा।
हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, वरना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। उनके अल्फाज में दुख और मजबूरी की झलक थी। मैंने उनकी बात को दिल से समझा और फैसला कर लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने अपनी छोटी बहनों को संभालने की जिम्मेदारी ली और शहर की तरफ चल पड़ी। मैंने बहुत सी जगहों पर नौकरी की तलाश की, मगर हर जगह से मायूसी का सामना करना पड़ा। कोई भी हमारी हालत पर तरस खाने वाला नहीं था। सब लोग अपने अपने मामलात में मसरूफ थे और हमारी तरफ देखने का वक्त किसी के पास नहीं था। एक रात जब हम सब भूख से निढाल होकर बिस्तर पर लेटे थे, मेरी माँ ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमें रास्ता दिखाएगा। उनके अल्फाज में उम्मीद की किरण थी, मगर हमारे दिलों में खौफ का साया छाया हुआ था। हमारी जिंदगी में हर दिन एक नए इम्तिहान का सामना था। मेरी छोटी बहनों की मासूम आंखों में भूख और मायूसी की झलक मुझे अंदर से तोड़ देती थी। मैंने खुद को मजबूत बनाया और एक बार फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेरी उम्मीदें टूटती जा रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मुझे एक छोटे से कपड़ों के स्टोर पर काम करने का मौका मिला। मैंने दिलो जान से काम करने का सोचा ताकि मेरी माँ और बहनों को कुछ सुकून मिल सके। हमारे हालात कुछ बेहतर होने लगे, मगर मुश्किलात का सिलसिला अभी थमा नहीं था। खानदान के अफराद की रंजिशें और मुआशरे की बेहिसी हमें हर दिन नए चैलेंजेस देती रही। हमारी जिंदगी एक दर्द भरी कहानी बन चुकी थी, जिसका कोई अंत नहीं था। नौकरी से वापस आते वक्त मगरिब का वक्त हो गया था। आमतौर पर मैं 5 बजे बस में बैठ जाती थी, मगर आज सर भारी होने की वजह से मुझसे काम नहीं निमट रहा था, इसलिए देर हो गई थी। जब मैं बस स्टॉप पर रुकी तो मैंने दरख्त के नीचे एक बकरी का बच्चा देखा, जो बहुत घबराया और सहमा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ और बेचारगी साफ नजर आ रही थी। मैंने वहां मौजूद लोगों से पूछा, ये किसका बच्चा है? ये बीमार लग रहा है, कोई जानता है? मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबने लापरवाही से इनकार कर दिया कि ये उनका बच्चा नहीं है। इसी असना में मगरिब की अजान शुरू हो गई और मुझे लेट हो जाने का एहसास हुआ। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और उन्हें मेरी देर से परेशानी हो रही होगी। मगर इस बकरी के बच्चे की हालत देखकर मेरा दिल नहीं माना कि इसे यहाँ छोड़ दूं। मैंने उसे प्यार से उठाया और उसे अपने साथ ले लिया। मैं जानती थी कि मेरी माँ को शायद ये बात अजीब लगे, मगर मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती थी। जब मैंने बकरी के बच्चे को उठाया तो उसके जिस्म से बुखार की गर्मी महसूस हुई। मैंने उसे अपने साथ मजबूती से पकड़ लिया और बस में बैठने के लिए स्टॉप की तरफ चल पड़ी। बस में बैठते ही मैंने बच्चे को अपनी गोद में रखा और सोचने लगी कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मेरी जिंदगी पहले ही मुश्किलात से भरी हुई थी, मगर इस बच्चे की बेबसी ने मेरे दिल को नरम कर दिया था। घर पहुंचकर मैंने माँ को सारी बात बताई। उन्होंने भी बच्चे को देखकर अफसोस जाहिर किया और कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया कि इसे यहाँ ले आई, हम इसका ख्याल रखेंगे। माँ ने फौरन बकरी के बच्चे के लिए दूध गर्म किया और उसे पिला दिया। उस बकरी के बच्चे की हालत बेहतर करने की कोशिश में हमें एक नई जिम्मेदारी मिल गई थी, मगर उसकी बेबसी और मासूमियत ने हमें एक नया मकसद दिया। हमें उसकी सेहत की बहाली के लिए भरपूर कोशिश करनी थी और साथ ही अपने हालात का भी सामना करना था। न जाने क्यों मुझे उस बकरी के बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। रात को भी मैंने सिर्फ उसी के बारे में सोचा। उसकी बेबसी और मासूमियत मेरे दिल को पिघला रही थी। मैंने रात भर उसके बारे में सोचा कि कैसे उसे बेहतर बनाया जाए और उसकी सेहत को बहाल किया जाए। सुबह होते ही मैं बिस्तर से उठी और सीधी उस बकरी के बच्चे के पास गई। वो अभी भी बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। मेरी माँ ने भी देखकर कहा, हमें इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और बच्चे को साथ लेकर करीबी वेटनरी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया और कहा, ये बच्चा बीमार है और इसे फौरी इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और हिदायत दी कि इसे बाकायदगी से दूध पिलाएं और आराम दें। मैं बच्चे को लेकर घर वापस आई और माँ के साथ मिलकर उसकी देखभाल करने लगी। हमने उसके लिए एक नरम बिस्तर बनाया और उसकी खुराक का खास ख्याल रखा। दिन गुजरते रहे और बच्चे की हालत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी। वो पहले की निस्बत ज्यादा मुस्तैद और खुश नजर आ रहा था। अगले दिन जब मैं घर वापस आई तो अम्मा ने कहा कि राशन खत्म हो गया है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। अम्मा को भी अब अक्सर सर में दर्द रहता था और वो थोड़ा सा भी सोचती तो फौरन सर दर्द होने लगता। मैं चाहती थी कि उन्हें घर की हर परेशानी से दूर रखूं, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर चीज का बोझ मुझे ही उठाना पड़ रहा था। मेरी तनख्वाह मिलने में अभी कुछ दिन बाकी थे
और घर में राशन का ना होना एक बड़ी मुश्किल बन गई थी। मैंने फैसला किया कि अम्मा के लिए सुबह की चाय बनाकर पेश करूं ताकि उनका सर दर्द कुछ कम हो सके। किचन में जाते ही मैं हैरान रह गई। वहां 2 बड़े राशन के डिब्बे पड़े थे और साथ ही बकरी के बच्चे के लिए बहुत सारा दूध भी मौजूद था। ये देखकर मैं हैरान और खुश हो गई, मगर फौरन सोचने लगी कि ये सब कहाँ से आया। अम्मा से पूछा, ये राशन और दूध कहाँ से आया है? अम्मा ने भी हैरानगी से कहा, मुझे नहीं मालूम बेटा, शायद किसी ने हमारी मदद के तौर पर दिया हो। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हमें मालूम नहीं था कि ये मदद कहाँ से आई है, मगर इसने हमारी परेशानी को कुछ देर के लिए दूर कर दिया था। मैंने अम्मा के लिए चाय बनाई और उन्हें प्यार से पेश की। चाय पीते वक्त उनके चेहरे पर सुकून का एक लम्हा देखकर मुझे दिली सुकून मिला। इस दौरान मैंने बकरी के बच्चे के लिए दूध गर्म किया और उसे पिलाया। ये गैर मुतवक्को मदद हमारे लिए एक नेमत थी। शायद कोई फरिश्ता हमारे हालात से वाकिफ था और हमारी मदद के लिए आया था। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मैंने अज़म किया कि मैं अपनी माँ और इस बकरी के बच्चे का हर मुमकिन ख्याल रखूंगी और किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारूंगी। ताहम दिल ही दिल में मुझे इस बात का तजस्सुस ज़रूर था कि फिर वो फरिश्ता कौन है जिसने हमारी इस तरह से मदद की। इसकी वजह ये थी कि किसी को भी हमारे हालात से हमदर्दी नहीं थी और हम माँ बेटियाँ तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। आखिर कौन हमारे हालात के बारे में जानकर इतना दर्द ले गया कि हमारे लिए इतना सारा राशन चुपके से रख गया। ये बात बहुत हैरानकुन थी और मैं सोचती रह गई। ताहम उस दिन के बाद से मैंने उस बकरी के बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये सब उसी के आने की वजह से है। उसी के घर आने की बरकत ने हमारे काम में भी बरकत डाल दी और उसके अलावा हमारे घर में किसी फरिश्ते ने राशन भी डलवा दिया। मैंने पहले से बढ़कर उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। एक रात जब मैं काम से आकर सो रही थी तो आधी रात के करीब मुझे एक आवाज़ से सुनाई दी। मेरा ध्यान फौरन बकरी के बच्चे की तरफ गया। मैं घबरा गई। मुझे यूं लगा जैसे वो किसी तकलीफ में है, इसलिए मैं फौरन सहन में निकली तो देखा जहाँ पर बकरी का बच्चा बंधा हुआ था वहाँ पर एक रोशनी फूट रही थी। मैं यकटुक उस रोशनी को खड़े देख रही थी। मुझसे कदम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। उस रोशनी में से एक नूर निकल रहा था। सहन के बीचों बीच हैरत से मैं उस कोने की तरफ देख रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये रोशनी किस चीज़ की है। हालांकि अंधेरे में वो रोशनी आंखों को बहुत भली लग रही थी, लेकिन मुझे उससे खौफ भी आ रहा था। उस रोशनी को महसूस करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं जान नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या है और बकरी के बच्चे का इससे क्या ताल्लुक है। देखते ही देखते उस रोशनी में से एक वजूद ज़ाहिर हुआ जो किसी खूबसूरत और कम उम्र लड़के का था। उसने सफ़ेद रंग का शलवार कुर्ता पहन रखा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी जो उस रोशनी से भी तेज़ थी और मुझे दूर से ही महसूस हो रही थी। मैं उस नौजवान को देखकर घबरा गई थी। आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और कौन है? कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं? लेकिन नहीं, चोर ऐसे खूबसूरत नहीं होते। और फिर जिस तरह से उससे रोशनी फूट रही थी, इस बात ने मुझे अपनी जगह पर जमा कर रख दिया था। एकदम वो मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, खौफज़दा मत हो, ये मैं हूँ। मेरा नाम जुनैद है और मैं एक जिनसादा हूँ। उस जिनसादे को अपने सामने देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और फिर मैं कब बेहोश होकर गिर गई मुझे कुछ पता न चला। जब मेरी आंख खुली तो अम्मा को अपने पास पाया और हैरत से एकदम उठ बैठी। अम्मा, वो जुनैद, वो जिनसादा। मेरे मुंह से बेरब्त से अल्फाज निकले। अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? क्या बात कर रही हो? आखिर ऐसा क्या है? अम्मा ने परेशानी के आलम में मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें रात उस जिनसादे वाले वाक़े के बारे में बता दिया। लेकिन अब मुझे इस बात का वहम हो रहा था कि कहीं मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। ये हकीकत से परे की बात लग रही थी। यही वजह थी कि मुझे ख्वाब का गुमान हो रहा था। वो बकरी का बच्चा अब भी पुरसकून सा वहीं पर बंधा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की चमक देखकर मुझे एकदम किसी की आंखों की चमक याद आ गई और मेरे पूरे वजूद में एक सर्द सी लहर दौड़ती चली गई। काम पर जाते हुए मुझे 1 महीना हो गया था और आज तनख्वाह मिलनी थी, लेकिन जब मैं तनख्वाह लेने गई तो पता चला कि फैक्ट्री के मालिकान सिक्योरिटी के नाम पर 1 महीने की तनख्वाह रखते हैं और मुझे इस महीने नहीं बल्कि अगले महीने तनख्वाह मिलेगी।
इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि मेरे पास तो घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और जो राशन उस दिन कोई फरिश्ता चुपके से किचन में रख गया था, अब तो वो भी थोड़ा सा ही बाकी था। तो फिर हम पूरा महीना क्या करते, किस तरह गुजारा करते? हम माँ बेटियाँ कैसे पूरा महीना गुजारते, इस सोच का आना था कि मैं बेहद परेशान हो गई, और इसी परेशानी के आलम में पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में कई तरह की सोचें मेरे जहन को चकरा रही थी कि अचानक मुझे रास्ते में एक लिफाफा गिरा हुआ नजर आया। बेख्तियार झुककर मैंने उसे उठा लिया और लिफाफे को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक भारी रकम मौजूद थी, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वो तकरीबन 20,000 रुपए थे और यूं सड़क के बीचों बीच गिरे पड़े थे। मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कोई कैसे खो सकता है। लेकिन यहाँ पर गिरे हुए इन पैसों को देखकर यकदम मुझे यूं ख्याल आया जैसे किसी ने गैबी तौर पर मेरी मदद की हो। मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था, और ना ही यूं महसूस हुआ कि कोई अपनी रकम ढूंढ रहा है। बेख्तियार मैंने उस लिफाफे को अपने बैग में डाल दिया और घर की तरफ चल पड़ी। मेरा इरादा यही था कि घर जाकर अम्मा से यही कहूँगी कि मुझे तनख्वाह मिली है, क्योंकि अगर अम्मा को मैं ये बताती कि तनख्वाह नहीं मिली और ये पैसे मुझे रास्ते में मिले हैं, तो शायद वो कुछ परेशान हो जाती। यही सोचकर मैंने उन्हें यही कहा कि तनख्वाह मिल गई है, और अम्मा के हाथ पर वो पैसे रख दिए। दिल ही दिल में मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मैं माँ से झूठ बोल रही हूँ, लेकिन क्या करती, उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अम्मा ने उन पैसों से कुछ और राशन दिलवा लिया और यूं घर में कुछ बेहतरी तो हो गई, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर इस बात की तशवीश थी कि अगर कोई मुझसे वो रकम लेने के लिए आ गया तो फिर मैं क्या करूँगी, कहाँ से वो रकम अदा करूँगी। इस सोच का आना था कि मुझे बार बार परेशानी होने लगी, और मैं फैक्ट्री से जब वापस आ रही थी तो उसी रास्ते पर गुजरते हुए मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई आकर ये सवाल करेगा कि मेरी रकम वापस कर दो। अपने ख्यालों में गुम आगे चल रही थी कि अचानक मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चौंक कर सर उठाया तो मेरे सामने वही जिनज़ादा खड़ा था जिसने अपना नाम जुनैद बताया था। उसे देखकर मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मुझे यकीन हो गया कि उस दिन मैंने जो भी देखा था वो ख्वाब नहीं था, एक हकीकत था। मेरी आंखों के फैले हुए खौफ को महसूस करके वो कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि परेशान मत हो। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। मैं तुम्हारे हालात को जानता हूँ और समझता हूँ कि तुम कितनी मुश्किल में हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उस जिनज़ादे की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है, वो मुझसे क्या चाहता है। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे, जबकि उसकी आंखों की तरफ देखते हुए मुझे किसी और की आंखों का ख्याल आ रहा था। उसकी आंखों की चमक मुझे किसी की याद दिला रही थी। एकदम से वो कहने लगा, मैं वही बकरी का बच्चा हूँ जो तुम्हारे घर में बंधा हुआ है। वो मेरा ही एक रूप है। मैंने जब तुम्हें परेशान देखा तो तुम्हारी मदद का सोचा। मुझे कोई और तरीका समझ नहीं आया, इसलिए मैंने खुद को एक कमज़ोर और बेज़रर सा बकरी का बच्चा ज़ाहिर किया, और तुमने मुझसे मोहब्बत जताई और मुझे अपने घर ले गई। मुझे तुम्हारा ये ख्याल रखना बहुत अच्छा लगा। तुमने इंसानियत दिखाई और मुझे ये बात पसंद आई। यही वजह थी कि जब मैंने देखा कि तुम्हारे घर में राशन नहीं है तो मैंने उसी दिन वो राशन दिलवा दिया, और जब तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली तो परेशानी से तुम यहाँ पर चलती आ रही थी। मैंने वो रकम रख दी ताकि तुम परेशान मत हो, तुम्हें आसानी रहे। तुम मुझसे डरो मत, मैं बिल्कुल बेसरर हूँ और तुम्हारे मामले में तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। उस जिनज़ादे के मुंह से ये सब सुनकर मैं दंग रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक बेसरर सा बकरी का बच्चा एक जिनज़ादा होगा। तभी उसी दिन वो रोशनी उसकी आंखों से फूट रही थी, और फिर जिस तरह वो मुझे ममनूनियत से देखता तो मुझे बड़ी अपनायत का एहसास होता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या कहूँ, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल आई। घर आई तो सबसे पहले मेरा ध्यान बकरी के बच्चे की तरफ ही गया। वो अभी भी वहीं पर बंधा हुआ था। एक लम्हे के लिए खौफ का तासुर मेरी आंखों में उभर आया। मैंने सोच लिया था कि अब इसे यहाँ से भेज दूंगी। न जाने क्यों मुझे इससे बहुत डर लगने लगा है। और यही बात जब मैंने अम्मा से कही तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं जानती घर में इसके आने के बाद कितनी रौनक हो गई है, और फिर जिस तरह इसके आने से बरकत पड़ गई है मैं सोच भी नहीं सकती थी।
वो तो बस थोड़ा सा दूध पीता है, लेकिन उस थोड़े से दूध के बदले में हमारे घर में बहुत बरकत है। मैं तुम्हें उससे नहीं निकालने दूंगी। और अब वो बिल्कुल ठीक है, बाकी उसका ख्याल मैं रखूंगी, तुम उसकी तरफ से फिक्रमंद ना हो। अम्मा ने जल्दी से मुझे जवाब दिया, जबकि मैं हैरानी से अम्मा की शक्ल देख रही थी, जिन्हें पहले इस बात पर एतराज था कि आखिर में वो बकरी का बच्चा घर उठाकर क्यों ले आई और अब वो उसे घर से नहीं निकालना चाहती थी। लेकिन मैं अम्मा को सच भी नहीं बता सकती थी। इस तरह शायद वो खौफजदा हो जाती या फिर ये समझती कि मुझ पर कोई जिन ज़्यादा आशिक है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने लबों को सी लिया, लेकिन उस दिन के बाद से मैं बकरी के बच्चे के पास नहीं गई। ताहम उसकी आंखों की चमक मुझे दूर से ही महसूस होती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मुझे ऐसे लगता जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैंने अपने आप को महदूद कर लिया था और कोशिश यही होती थी कि मैं उससे मुखातिब भी ना करूं और देखूं भी ना। दिन यूं ही गुजर रहे थे। वो बकरी का बच्चा अब भी उसी घर में था और अम्मा बाकायदा उसका अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती थी, जबकि मैं अपने काम में मसरूफ हो गई थी। फैक्ट्री से जब वापस आई तो उसके बाद इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ और कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैं घर आई तो वो कोना खाली था। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। अम्मा से जब मैंने उस बकरी के बच्चे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो दोपहर से ही गायब है। कहाँ गया, किधर गया, कौन ले गया, कुछ पता नहीं चला। अम्मा इसीलिए परेशान बैठी हुई थी। वो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई और अब उन्हें इस बात की बेचैनी थी कि न जाने वो कहाँ चला गया, कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अम्मा ने रो रो कर खुद को हल्कान कर लिया था। अम्मा की हालत को देखते हुए मैंने उसके बारे में सच बताने का फैसला कर लिया और जब मैंने अम्मा को उसके बारे में सच बताया तो अम्मा ये जानकर हैरान रह गई। उनकी आंखों में खौफ और हैरत का तासुर था और मुझे कहने लगी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक जिनज़ादा है। अम्मा ने जब मुझसे ये कहा तो मैं वजाहत पेश करने लगी। अम्मा, दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि आप खौफजदा हो, और फिर वैसे भी उसने हमारी इतनी मदद की, घर में राशन दिलवाया, मुझे तनख्वाह की रकम दी और इसके अलावा भी वो हमारी मदद करता रहा। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक घर में रहना चाहता है रह ले, लेकिन अब वो अचानक चला गया और आपकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने आपको सच बता दिया, वरना शायद मैं आपको कभी इस सच से आगाह न करती। मैंने अम्मा को तफसील से आगाह किया तो वो खामोश हो गई। ये सच था कि अम्मा की मोहब्बत उस बकरी के बच्चे से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब उसके बारे में सब जानकर उन्हें बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बकरी का बच्चा असल में एक जिनज़ादा होगा, और यही बात सबसे हैरानकुन थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। उस बकरी के बच्चे का उसके बाद कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन जब मैं घर पर आई तो चचा घर पर काफ़ी ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे और अम्मा को काफ़ी गुस्से से बात कर रहे थे। मैं एकदम आगे बढ़ी, चचा से सवाल किया, क्या बात है चचा, आखिर आज आप इतने दिनों बाद आए हैं और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग वो दुकान बेच दो, मुझे उसमें से अपना हिस्सा चाहिए। तुम लोग अपनी रकम रख लो, इस तरह मैं बार बार तुम लोगों के सामने आकर जलील नहीं हो सकता। लेकिन तुम लोग तो बात ही नहीं सुन रहे। चचा ने गुस्से से कहा तो मैं अम्मा की तरफ देख कर रह गई। चचा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं और कैसे हमारे घर के हालात हैं। हालांकि वो शख्स अपना हक पहले ही ले चुका था, लेकिन फिर भी उससे हमारा हक भी चाहिए था। मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए चचा जान से कहा, ठीक है, आप वो दुकान बेच दें और जितने पैसे मिलते हैं आधा आधा हिस्सा कर लें, लेकिन उसके बाद से आपका और हमारा जीना मरना ख़त्म है। आप दोबारा कभी हमारी ज़िंदगी में मत आना। मैंने चचा जान से साफ साफ कह दिया तो वो एक हनकारा भरते हुए वहाँ से चले गए और फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। हमें तो जैसे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि चचा हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। अब्बा के जाने के बाद हम खुद को बिल्कुल बेसाहिबा महसूस कर रहे थे। उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ताहम इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठी, न जाने इस वक्त कौन है, जबकि हमारे हालात की वजह से तो हमारे घर पे कोई आता भी नहीं था। दरवाजे पर आकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन ज़मीन पर एक कागजात की फाइल पड़ी थी। मैं हैरान हुई, आखिर ये कागजात कहाँ से आए और कौन रख कर गया। यही सोचते हुए मैंने वो फाइल उठा ली और फिर उसे खोल कर देखा तो उसमें अब्बा की दुकान के कागजात थे। वो दुकान मेरे और अम्मा के नाम पर थी। मैं बेहद हैरान हुई। अब्बा ने न जाने कब दुकान हमारे नाम कर दी थी।
फिर इसका मतलब है कि इसमें चचा का कोई हिस्सा नहीं बनता। मैं अंदर आ गई और अम्मा को जब ये सूरत हाल बताई तो अम्मा भी बेहद हैरान हुई और कहने लगी, आखिर हमारा ऐसा कौन सा हमदर्द है जो इस तरह वहां पर फाइल रख गया, जबकि हमारे पास तो दुकान के कागजात ही नहीं थे। अम्मा की तशवीश बचा थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार जुनैद की तरफ जा रहा था। उस जिनजादे की बदौलत ही यकीनन ये फाइल हम तक पहुंची है। मैंने अम्मा से भी यही कहा, अम्मा हो ना हो ये फाइल यकीनन वो जिनजादा ही यहाँ पर रख कर गया है, वरना और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरी बात सुनकर अम्मा सर हिलाकर रह गई और कहने लगी, हाँ तुम सही कह रही हो, यकीनन ये फाइल उसी ने रखी है। वो अब तक हमारी सब मुश्किल आसान करता आया है। उसने हमारी ये मुश्किल भी हल कर दी। अम्मा ने उसे सराहते हुए कहा, जबकि मैं खामोश हो गई। मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ उससे मिलूं और कहाँ से उसे ढूंढूं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। चचा दोबारा घर पर नहीं आए थे। न जाने उन्होंने क्या सोचा था और वो अब क्या चाहते थे। लेकिन एक दिन जब मैं फैक्ट्री से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे जुनैद मिल गया। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर मैं दंग रह गई थी और फिर बेइख्तियार होश होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने जिस तरह हमारी मदद की है कोई अपना भी ऐसा न करता। जबकि जुनैद ने बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखा था। उसकी आंखों की खास चमक ने आज भी मुझे खौफजदा कर दिया था। न जाने वो आंखें ऐसी क्यों थी और हमेशा मुझे खौफ में क्यों मुब्तला कर देती थी। ताहम वो कहने लगा कि तुम शुक्रिया अदा मत करो, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी जिस तरह तुमने एक बीमार बकरी के बच्चे की मदद की और फिर अपने घर पर रखकर जिस तरह उसकी खिदमत की, मैं कभी वो नहीं भुला सकता। तुम अपना ख्याल रखना और जब भी तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बस एक बार पुकार लेना, मैं चला आऊँगा। जुनैद ने बड़े जज्ब के आलम में कहा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसकी आंखों में देखती रह गई। न जाने क्या बात थी, आज पहली बार जुनैद मुझे अच्छा लगा था, वरना इससे पहले मैंने उसे कभी गौर ही नहीं किया। हमेशा मुझे उससे खौफ आता था। आज पहली बार मेरे दिल में उसकी मोहब्बत सर उठा रही थी और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल पर कब्जा करता जा रहा है। मैं उससे नजरें चुराते हुए वहां से निकलने लगी तो उसने मुझे आवाज़ दे दी और कहने लगा, मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुककर तेज़ी से चलने लगी और फिर मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मुझे मालूम था ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। उस दिन के बाद से मैंने कुछ नई चीज़ों को करने का सोचा। अब्बा की दुकान को साफ सफाई करवा के मैंने किराए पर देने का सोचा था और इस सिलसिले में अम्मा ने मेरी मदद करने की ठानी। अम्मा का ख्याल था कि किराए पर रहने देती हैं, अब्बा की दुकान के सामान को दोबारा डिलवा कर नए सिरे से हम खुद ही इसे चलाते हैं, और इस सिलसिले में मैं अम्मा की हामी थी। हमने 2 दिन में ही दुकान को अच्छी तरह साफ सुथरा कर लिया और फिर उसके बाद मैंने और अम्मा ने मिलकर कुछ सामान खरीद लिया था। अभी तो हमारे पास रकम कम थी, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद थी कि जल्द ही हम दुकान को एक अच्छे तरीके से खड़ा कर लेंगे। और फिर जैसे ही हमने कुछ सामान दिलवाया तो अम्मा ने दुकान को वक्त देना शुरू कर दिया। अम्मा के साथ मेरी छोटी बहन मदद करवाती थी। पहले पहल जब अम्मा दुकान पर खड़ी हुई तो लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग अम्मा से सामान लेने लगे। हमारी मजबूरी के बारे में सब जानते थे। भाई कोई था नहीं और अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो ऐसे में औरतों ने ही घर से बाहर निकलकर कमाई करनी थी और अपने जीने का आसरा करना था। यही वजह थी कि जो लोग पहले बातें करते थे अब आहिस्ता आहिस्ता करके वही अम्मा का साथ देने लगे और दुकान से सामान लेने लगे। और मैं समझती हूँ कि इस सब में जुनैद ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अगर जो वो उस दिन वहाँ पर फाइल ना रख कर जाता तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। चचा ये सारी दुकान हड़प कर जाते और हम माँ बेटियां हाथ मलती रह जाती। अब तो दुकान से अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। अम्मा सोच रही थी कि दुकान के सामान को बढ़ाया जाए। इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि कुछ रकम का अगर बंदोबस्त हो जाए तो फिर क्या ही अच्छी बात हो। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, लेकिन अब मुझे खुद पता नहीं था कि हम रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। ताहम मुझे भी अंदाजा था कि दुकान में जितना ज्यादा सामान होगा उतना ही ज्यादा ग्राहक आएंगे। इसी उधेड़ बन में 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन जब मैं घर वापस आई तो अम्मा के हाथ में काफी ज्यादा पैसे देकर हैरान रह गई। अम्मा ये नोट कहाँ से आए? मैंने हैरानी से पूछा तो अम्मा कहने लगी, आज डाकिया आया था
اور منی آرڈر دے کر گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہاں سے آئی، لیکن یہ اچھی خاصی رقم ہے۔ ہم دکان میں کافی سامان ڈلوا سکیں گے اور اس طرح ہماری آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اماں نے جب مجھے یہ بتایا تو نہ جانے کیوں میرا دھیان جنید کی طرف چلا گیا۔ میں جان گئی کہ یہ رقم جنید نے ہی بھیجی ہے، صرف اسے ہی ہماری مشکلات کا اندازہ ہے اور وہ ہمارا سچا خیر خواہ ہے۔ میں نے وہ رقم دیکھی تو طمانینت کے احساس سے مسکرا دی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اگر ہمارا کوئی سچا خیر خواہ ہے تو وہ صرف جنید ہے، اور یہ رقم بھی اس نے اسی وجہ سے دی ہے کہ ہم سے کہیں اور سے بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا، اور ہمارے حالات کے بارے میں تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسی وجہ سے چپ چاپ اس نے پھر سے ہماری مدد کر دی۔ اماں نے وہ رقم گن کر اندر رکھ دی اور کہنے لگی، میں تو آج بہت خوش ہوں، یوں لگ رہا ہے جیسے ایک نئی زندگی ملی ہو، ورنہ تمہارے ابا کے گزرنے کے بعد تو حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہی تھی۔ اب مجھے امید ہو چلی ہے کہ میں تم لوگوں کا آسانی سے بیاہ کر سکوں گی اور تم لوگوں کو اگلے گھر سدھار سکوں گی۔ اماں کے اپنے ہی خیالات تھے اور اپنی ہی سوچ تھی، لیکن میں جنید کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس نے پھر سے ایک بار آ کر میرا دل جیت لیا تھا، اور نہ جانے اب وہ آگے کس طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ میں جان گئی تھی کہ جنید کے علاوہ اور کوئی بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے غائبانہ طور پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر کمرے میں آ گئی، اس یقین کے ساتھ کہ جنید ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔